बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन पे अगर हम लोग बात करें, इट इज अ बॉन्डिंग बिटवीन टू नॉन मेटल्स, टू बिटवीन टू नॉन मेटल्स। व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? हमने हमेशा पहले भी बात ही की थी कि कोवलेंट जो बॉन्ड होता है, दैट इज लाइक अ रबर बैंड, it is stretchable. What is a covalent bond? देखो, a covalent bond is a bond that is formed when a pair of electrons is shared between two atoms. फिर से एक oh यार यहाँ let me repeat it again. A bond that is formed due to the sharing of a pair of electrons between two atoms, leading to a noble gas इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब मुझसे कोई बोले कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इसका जो आखिरी शेल है, वैलेंस शेल इज कंप्लीट या कंप्लीटली फिल्ड। ओके, अब ये मुझे एग्जांपल दे सकते हो दो एटम्स की विच आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे कि इसकी एग्जांपल हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास होता है O2, CO2, NO2, Cl2। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब एक बड़ी मजे की बात यह है कि हम लोग इनको बना के दिखाना होता है, मगर हम लोग भी थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। अब हमारे जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, आप उनको जो कोवलेंट बॉन्डिंग से आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं, इनको आप बोलते हो सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स। जैसे हम लोग उनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो इनका एक दूसरा नाम बोलते हैं सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स, सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स। ओके, अब इनकी खासियत क्या होती है सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स की? या कि सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स होते हैं ना, गिव मी अ सेकेंड। Simple molecular compounds. These are what? These have low melting and boiling points. क्यों? Due to the due to weak intermolecular forces। अब मेरी जरा बात समझ, एक मिसकंसेप्शन है। कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान जो हमारे पास होती है ना फोर्स, दैट इज वीक। हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, इंटर और इंट्रामोलेकुलर फोर्स। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन सॉरी इनसाइड एटम, इंटर होती हैं बिटवीन एटम्स। अब ये मेरी बात समझना जरा। अब ये क्या हुआ? अगर अब मैं बात कर रहा हूँ ना कि मेरी इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक है, इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास एक CO2 का कंपाउंड, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, ये CO2 का मॉलिक्यूल, ये CO2 का मॉलिक्यूल, अगर ये मेरे पास है ना इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, तो इनके आपस की जो है ना, आपस की इनके बिटवीन जो फोर्सेस है ना, डॉट डेट आर वीक। CO2 के अंदर का कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान, जहाँ के सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स के दरमियान जो है होती है ना फोर्सेस, दोज आर वीक, जिसकी वजह से आपका ये अपना अ, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, दैट इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट हमारी ये जो होती है ना इनके दरमियान की जो होती है फोर्सेस, दो सब, जिसकी वजह से हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिसकी वजह से कम हीट रिक्वायर होती है, एंड दे कैन
क्विकली चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अपना गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस के दरमियान, सही है। और क्योंकि इनमें कोई फ्री वैलेंशियल और इनके पास क्योंकि कोई फ्री वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दीज हैव पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना इनके पास हमारे पास ना इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना इनके पास नो फ्री मूविंग आयंस। ओके, दीज आर अपना अपना कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग। हमारे पास तीसरी आती है विच इज मेटेलिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में कोई मसला है तो बताओ। जी हमाद एंड अपना क्या नाम है जुनेद भाई, कोई मसला है तो बताओ। जी भाईजान, फिलहाल नहीं। जी क्या बोल रहे हो? फिलहाल नहीं। हमाद भाई आपको कोई इशू इस सारी बात में? नहीं। अच्छा, अब ना वी है सबसे मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये आती है आपके कुछ 3 नंबर के सवाल के लिए। आपका मैं 3 नंबर का सवाल आपको जरा बना के दिखाता हूँ किस तरह। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है ना, that is the electrostatic, जरा note my words, electrostatic forces of attraction between positive ions in a giant metallic lattice, मतलब कि एक स्ट्रक्चर, जाइमेट्रिक रिलेटिव मतलब कि जिधर आपके पास बहुत सारे नाम है अपना पॉजिटिव आयंस होते हैं इन जाइमेट्रिक लैटिस स्ट्रक्चर, आप जिसे कहते हो 3D स्ट्रक्चर लैटिस इन एंड अ सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये एंड इसकी मैं जरा आप लोगों को शेप बना के दिखाऊंगी किस तरह से होती है। दिस इज अ 3 मार्क का सवाल जो बहुत पूछा जाता है। या आपके पास एक कंटेनर आ गया, ये कंटेनर में आपके पास ये पॉजिटिव आयंस आ गए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, और ये बीच में सी और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस और ये सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपना, मैं इसलिए जरा इनको जरा सेपरेट कर दूं, इनको जरा मैं सेपरेट कर दूं। अच्छा, अब क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपना अब इनके पास बिकॉज दीज हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है, ड्यू टू सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो होता कि these have good electrical conductivity, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सी है ना। और इसके साथ साथ इन क्योंकि हमारे पास ये जो होते हैं ना मेटल्स, इनकी ये खासियत होती है कि ना ये ना लेयर्स में कट हो सकते हैं एंड दीज कैन बी फॉर्म्ड इनटू अपना, आप कह सकते हो इनटू वायर्स एज वेल, क्योंकि ये डी इनको आप कह सकते हो, आप इनकी ना जो लेयर्स होती हैं इनको एक दूसरे पे स्लाइड कट कर सकते हो, स्लाइड करा सकते हो। तो इस वजह से इनके पास एक ये भी होती है थिंग दैट इज दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब मैलिएबल एंड डक्टाइल का क्या मतलब है? इट इज द एबिलिटी टू, मैलिएबल का मतलब होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट मेटल इनटू अपना, कन्वर्ट मेटल टू, किस में करते हैं?
वायर्स, ओ सॉरी, टू अपना थिन शीट्स, टू थिन शीट्स, और डक्टाइल का मतलब है टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। जैसे किसकी एग्जांपल है, कॉपर वायर्स जो होती हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास गोल्ड फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है। इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल हमारे पास गोल्ड का फॉइल, या हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो फॉइल होता है, दैट इज द एग्जांपल। ये जो ऊपर है ना 3 नंबर का सवाल है। ओके, इस सब में कोई मसला है तो मुझे बताओ। इस सब में कोई मसला है तो मुझे बताओ, फिर ना हम लोग जॉइंट कोवलेंट नहीं सर। स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। देखो हमने तो जॉइंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स की बात की, मगर हमारे पास जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। हमारे पास जॉइंट सिंपल मोलेकुलर भी कंपाउंड्स भी होते हैं, सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स भी होते हैं हमारे पास जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये हमारे पास जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अच्छा, हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग से मतलब कुछ सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और हमारे पास होते हैं कुछ जॉइंट। मगर क्योंकि ये सिर्फ जॉइंट की बात हो रही है, ये जो है ना, अभी सिर्फ सिंपल्स की बात हुई, इसलिए मैंने तो कोवलेंट बॉन्डिंग में सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है। हमारे पास आ जाते हैं विच आर जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, इसको एक सेकंड पढ़ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क। ओके, कोई सवाल हो इसको एक सेकंड पढ़ लो इस पेज को, देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी। ओके, इसके बाद हम लोग एक दो सवाल करेंगे, फिर हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारा हमारे टेक्निकली 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मुबारक हो इसके बाद। अच्छा, वी हैव सर्टिफिकेट होने का जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स क्या है? टेल मी अबाउट जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। हमारे पास वी हैव 3 किस्म के जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। यस, ये ये ग्रेफाइट आ गया आपके पास, या आपके पास डायमंड आ गया। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने गेम्स में डायमंड जरूर खरीदे होंगे, तो ये डायमंड्स आ गया। और आपके पास एक नया नया वर्ड आ सकता है, हो सकते, दैट इज सिलिकॉन फॉर ऑक्साइड, या आप इससे आसान वर्ड्स में एस, या आप इसे SiO2 भी बोलते हो। ओके, अब ये 3 किस्म के आपके पास आ जाते हैं। ओके, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। अब मुझे बताओ, आप दोनों तीनों कह रहा हूँ, ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन, इनके बारे में आप क्या जानते हो? टेल मी, क्या जानते हो इनके बारे में आप? कि ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़ी बात कर दी और ये यार, किसी यही ने तो कंडक्ट मैंने नहीं कर भी बोला सकते। है। ये तो मैंने भी बोला है, मुझे तो पता ही है। इसके अलावा बताओ। इनका जॉइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा चलो सही, आगे और क्या जानते हैं इनके बारे में? हमारे ही आपकी भी बारी आनी है, कुछ भी बोल देना यार, मगर कुछ एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट करना। अब क्या जानते हो इनके बारे में? और ग्रेफाइट जो है वो हमारा यूज एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। ओके ओके, गुड 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 गुड, सही कह रहे हो। और जो सा हमारे पास डायमंड है वो एक हार्ड मेटल आ जाता है जो कि ग्लासेस को कट करने के लिए यूज हो सकता है या ओके, ड्रिल्स के अंदर यूज होता है। सही 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 जा रहे हो। और क्या आप जानते हैं इनके बारे में? और जो हमारे पे SiO2 है वो हमारे पास सैंड होती है, ओके, उसका मैं हाँ यूज भूल थोड़ा वैसे चुका हूँ। सैंड भी बोलते हो। और इसके अलावा आप क्या जानते हैं इनके बारे में? बाकी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, भूल चुका हूँ।
अच्छा देखो, साथ में मेरी आवाज आ रही? जी जी मैंने आपकी सारी बात सुनी है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो बातें की इसमें से मोस्टली एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी पहले बात बता दूं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर लाइक कजन्स, ये तो दूर दूर के रिश्तेदार है। क्यों? क्योंकि इनके अब्बा व अजदाद जो थे वो सेम थे, मतलब कार्बन। इन ये दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं, दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं। दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। किसी को एलोट्रॉप्स का मतलब पता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, किसी को इस बारे में पता है? GMRB, what are allotropes इनका of स्ट्रक्चर carbon? सेम होता है। क्या हुआ? स्ट्रक्चर इनका सेम होता है आई गेस। सही कह रहे हो, इनका स्ट्रक्चर जो दैट इज सेम नहीं हम लोग कह सकते। हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं कि इवन दे आर मेड अप ऑफ सेम कार्बन, इनका ना इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सी ना, अब मसला ये है कि इवन दे आर बोथ कार्बन, इनकी अरेंजमेंट की वजह से ना दे आर फिजिकली डिफरेंट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास अपना ये हम लोगों को पहले डायमंड की बात कर लेते हैं। पहले ये बीच में है डायमंड, जरा प्रेशियस प्रेशियस है। इसकी जो शेप होती है उसे टेट्राहीड्रन शेप बोलते हैं, टेट्राहीड्रन शेप। अब आपको मैं बस ये प्रेफर करूंगा कि आप इसे इसी तरह याद रखो, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई वजह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके इससे कोई सवाल पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम यही पूछ लेंगे इसकी शेप किस तरह होती है, इससे आगे का वो आपसे कोई पूछता ही नहीं है। तो इससे आगे कोई आपसे वो पूछने का काम भी नहीं करता, सही है। अच्छा, ओके। अब मैं वैसे ही मैं बात करूँ, अब डायमंड के अगर आप पूछो मेरे से डायमंड का क्या काम है, तो डायमंड है ना, एज इट सेल्फ इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास कोई फ्री मूविंग ना आयन्स है, ना इसके पास ना फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। अच्छा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी भूल दी जाओ तुम, इसको मेल्ट कर लो बड़ी बात होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने तो नहीं भी सुना किसी को इसके बारे में बात करते हुए। मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड डेंस। ओके। अच्छा, अब होता क्या है देखो, हमारे पास एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं इसमें, ईच कार्बन ने 4 बॉन्ड। तो मुझे बताओ क्या इसके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन की जगह है? तो इसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा कि इसके सारे बॉन्ड पूरे हैं? मुझे बताओ। अगर मैं आपकी चारों टांगे कह रहा हूँ, चारों हाथ पाँव टांगे पकड़ लूँ, मुझे बताओ तो क्या आपके पास हिलने की जगह रहेगी कोई? जी नहीं जुनेद भाई, अगर मैं आगे नहीं आगे चारों टांगे हाथ पाँव पकड़ लूँ तो क्या आप हिल सकोगे? नहीं नहीं नहीं, आप हिल सकोगे। इस तरह अगर मैं कार्बन के नहीं। सारे बॉन्ड्स को अटैच कर दूं, इससे सारे कोई दूसरा कार्बन दूसरा कार्बन दूसरा कार्बन दूसरा कार्बन, इसके पास कोई चौथा इलेक्ट्रॉन की जगह बचेगी ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा कि इसके, क्योंकि हमने बात पहले की थी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए या तो फ्री मूविंग आयंस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना इसके पास आयंस हैं क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इट डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्या होता है इसमें, ईच कार्बन each carbon is bonded to 4 other carbons. अब द कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारे ये इधर ये होता है, इसके एक्सट्रीमली हार्ड एंड डेंस लगा अपना कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। और इसके पास कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और आयंस। ओके। ये इसकी सारी वजूहत क्या हैं? इनकी वजूहत ये हैं, अभी मैंने आपको बताई। नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो ये पहले तो ये जो ना हमारी, ये है हमारी इसके लिए, और दिस वन इज आपका हार्ड एंड डेंस एंड इसके लिए। सही है, ये मैंने आपको पॉइंट्स इसके बता दिए थोड़े बहुत, जो आपसे जितने वो पूछ लेगा। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है ये।
आका, और ये कटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इससे आगे एग्जामिनर आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ये भी मैंने बहुत बता दिया, इसके बारे में इससे आगे कुछ नहीं वो पूछता यूजली, अनटिल अनलेस कि उसका दिमाग फिर जाए। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है दे आर आल्सो आइडेंटिकल और वो सब कुछ। ये इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। सर ये टेट्राहेड्रल हीड्रन अरेंजमेंट हेड्रन क्या होती हेड्रन है? हेड्रन हेड्रन टेट्राहेड्रन tetrahedral and tetrahedron are very different from each other. कंफ्यूज नहीं करना, जो टेट्राहीड्रल होता है किसी और का आपके पास जो है ना स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, ओके। जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ना आपका सिलिकॉन का भी, डेट इज आल्सो टेट्राहीड्रल। ओके, अच्छा, गिव मी अ सेकंड, मैं आप लोगों को ना इसको दिखा भी देता हूँ। ओके, आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब मेरी सब बात सुनो। अब ये बड़ी मजे की बात है, कोवलेंट डायमंड का कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मगर इसमें कोई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास कार्बन का बना हुआ है। इसमें कोई हमारे पास ये आपके पास कोई दूसरा इसमें एज इट सेल्फ जो है ना, इसके अंदर आपके पास दूसरे कंपाउंड्स नहीं है। मतलब मेरा ये इस मेरी इस बात का ये मतलब है कि आप इसे इस तरह समझो कि जैसे कि हमारे पास मेरे दिमाग से भी बात निकल गई, ये कार्बन 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 से बना हुआ है, सही है। अब ये एज इट सेल्फ कार्बन कार्बन से बना हुआ है, ये इसके बाद कोई एज इट सेल्फ CO2 का मॉलिक्यूल नहीं अटैच्ड हुए हुए, क्योंकि ये कोई मोलेकुलर सब्सटेंस नहीं है, ये कोवलेंट नाम है। सोल अगर तो इसमें जो कोवलेंट नेटवर्क है आपके पास, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इसमें कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स है आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे या वो अटैच नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास जो वो होती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, एटम्स के दरमियान नहीं होती। एटम्स के दरमियान तो बॉन्ड होता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इसमें नहीं होती। ये बात बच्चों को नहीं पता होती, बच्चे भी लिख के आ रहे हैं वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। भाई डायमंड्स में होती नहीं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। ये आपके पास इसकी वजह के आपके पास इसमें इसकी ये एग्जाम वजूहत हैं जो इधर लिखी हैं और समझाई हैं। अब आपके पास SiO2 आता है, इसका भी जो सेम आपके पास स्ट्रक्चर है, दैट इज टेट्राहीड्रन। टेट्राहीड्रन अगर मैं इसको आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं थोड़ी बहुत, मैं अपनी गंदी हैंड राइटिंग के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये आपके पास आगे इसके तो ओ ये आपके पास O2s आगे, आपके पास ऑक्सीजन आगे, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। फिर ये हमारे पास नीचे आ जाता है, तो हमारे पास ये इधर इस तरीके से एक और ये, एक और ये, और एक और ये। तो ये आपस में ये भी कनेक्टेड है, ता 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 ता। और ये आपस में फिर आगे से इनके जो और हैं ये 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 और ये आपस में और कनेक्टेड हैं। ये दिस ओवर हेयर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये देख लो, दिस इज योर टेट्राहीड्रन शेप, दिस इज योर टेट्राहीड्रन शेप। ये आपका Si है और ये आपका O है, ऑक्सीजन। ओके, अब आपके पास टीट्राहीड्रन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास SiO2 में इट इज अ मोलेकुलर कंपाउंड। इट्स अ क्या, इट्स अ मोलेक्यूलर कंपाउंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इट्स अ
मोलेक्युलर मैक्रोमोलेक्युलर कंपाउंड। इसको आप जो अपना सैंड भी बोलते हो, आप इसे क्वार्ट्स भी बोलते हो। सही है, आपने सुना होगा ये बात केमिस्ट्री में। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास 1 Si इज एक 1 oxygen atom bonds with 2 Si atoms, and each Si atom then bonds with 5 oxygen atoms। क्या ऐसी ही मैंने कोई बात 4 ऑक्सीजन, माय बैड, कोई मैंने ऐसी बात नहीं की। ये देखो, एक हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, सही है, उसने क्या किया हुआ है, उसने 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। मुझे बताओ, 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? जी। बनाया हुआ है। और मुझे बताओ कि हर एक हमारे पास सिलिकॉन ने 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? बनाया हुआ है ना? बनाया हुआ है। तो दैट इज योर स्ट्रक्चर। वो ये भी पूछ लेता कभी कभार, पूछ ले, ये कितना कितना रिपीटिंग सवाल नहीं है यूजली कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स में आते हैं, और आप इसकी दो रिपोर्ट एमसीक्यू में आ जाते हैं, मगर इसका ऐसा कोई सवाल नहीं आता। इसकी यूजेस जो है ना, आप कह सकते हो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि अपना इसके पास इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट अपना फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। मगर इसके पास वही बात आ जाती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात की भाई मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, एटम्स के दरमियान नहीं होती इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती। एंड आप कह सकते हो कि इसकी प्रेपरेशन पे कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं चलो मैं बता देता हूँ। SiO2 ना बहुत सस्ता सा होता है, नेचुरल। आपको बीच पे जाओ, SiO2 पड़ा हुआ है सैंड की शक्ल में। और आप कह सकते हो इससे आप सैंड पेपर भी बना लेते हो, और अपना आप जो हो अपने फर्नेसेस की लाइनिंग जो होती है ना, वो करते हो, बनाते हो इससे फर्नेसेस की लाइनिंग्स। मतलब कि जो उसकी कवरिंग होती है ना, अंदर से जो उसको कवर किया होता है ना, फर्नेसेस की लाइनिंग्स ये होती हैं। अगर अब आप ग्रेफाइट पे थोड़ी बहुत बात करो, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये और ये, और ये इस तरीके से होता है। this uh, uh, this and this। ये देख रहे हो, ये क्या, ये रिंग कौन सी बन रही है? कोई मुझे शेप बता सकता है? मैथमेटिकल शेप। ये ऊपर हेक्सागोन नहीं बन रहा? हेक्सागोनल शेप नहीं बन रही? कोई मुझे बताओ, इजंट दिस हेक्सागोनल शेप? और ये जो होती है ना बीच में, ये जरा नोटिस करना बात मेरी। अब ये जरा बात समझना, ये ना स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, मगर ये जो लेयर्स के दरमियान है ना, दैट इज योर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये होती हैं वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपना क्या क्या नाम है इसका, ग्रेफाइट में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, वो भी वेरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इसमें क्या होता है, 1 कार्बन is attached to 3 other carbon. 1 carbon is attached to 3 other carbon, attached to 3 other carbons। और मुझे बात बताओ कि जब इसने इसके बाद सिर्फ इसने 3 बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इजाफी बचा होगा, तो डू यू थिंक दिस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? क्या ये इट लिविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या आपको लगता है कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जी। यस। तो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, graphite conducts electricity
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक और बड़ी मजे की बात, मैंने अभी आपको बताया कि इसके स्ट्रॉन्ग लेयर्स को कोवेलेंट कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है अपने बॉन्ड्स, मगर इसके वीक्स जो जितनी चीजें डेट ऑल चलो यार। ओके, सो अब जो ग्रेफाइट के पास क्या होती है, ग्रेफाइट की अगर आप कभी नोटिस करो, अपनी पेंसिल का वो लो, लेड लो, उसके बाद उंगली फेरो अपनी, आपको पता चलेगा कि आपका हाथ काला काला हो रहा है। कभी कोल को हाथ लगाया किसी ने, कोयले को हाथ लगाया? कभी नोटिस किया कि आपके हाथ काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई इसकी लेयर्स वीक होती हैं, उसकी लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अब क्योंकि देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, मगर ये हिस्सा वीक है, तो क्या ये लेयर जो है पूरी स्लाइड ऑफ नहीं कर जाएगी जब इसे मैं रगड़ूंगा? बताओ, ये तो टूट जाएगा बॉन्ड आसानी से, जी ये तो टूट जाएगा अचानक से, मगर क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा? ये फोर्सेस तो वैसे ही वीक हैं, ये तो हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं टूटेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, मगर हमारी जो बीच के इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती है ना, दो दैट आर वेरी वीक, इसकी वजह से द लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अब देखो, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नाम है ड्यू टू वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, और इसके पास ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास क्या होता है, हमारे पास इसके पास होता है हाई मेल्टिंग। कभी देखा कोई लोग कितना भी जला लो, नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट तो इसका मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे ऑफ कोर्स इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मगर मैंने कभी बॉइलिंग पॉइंट देखा नहीं है, मगर मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, सही है। ओके, हाँ, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड लेस डेंस देन स्लिपरी, और लेस डेंस देन डायमंड। और ये किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है मुझे बताओ? इट इज यूज्ड एज अ लूब्रिकेंट, यूज्ड एज अ लूब्रिकेंट, पेंसिल लेड्स, और आपके पास लूब्रिकेंट इंजन्स में या लॉक्स में, मशीनों में इस्तेमाल होता है लूब्रिकेंट। और ये किस लिए होता है, किस लिए? नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ सब में। फिलहाल नहीं। ओके, ये समझ में आ गया सारा कुछ? ओके, चलो, इससे आप जी लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। चलो क्लैपिंग कर लो थोड़ी सी, मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, कोई तो खुशी का आंसर दिखा दो इतनी जल्दी नहीं, में। क्लैपिंग की आवाज आनी है। क्या हुआ? ये चलो, क्या कोई है नहीं, क्या? कोई नहीं। समझ में आ गई हमारे भाई आपको? जी सर। यार, आवाज से नहीं लग रहा तुम्हारी मुझे बिल्कुल नहीं, क्लियर है। भी। ओके, गुड हो गया। अच्छा, हम तो जल्दी से अपनी वो डायग्राम्स पे आ जाते हैं। अपना डायग्राम से आई मीन कि आप लोग की कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करनी होती है, आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखानी होती है। किस तरह दिखाते हैं हम लोग? देखो, मैं सबसे पहला तो पॉइंट आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करता हूँ, सही है। आपको सर ये यूजली, इसके अंदर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स भी आती है ना? जी जी, वही बताने वाला हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, वही मैं आपको बताने वाला था कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अच्छा, मैंने बहुत टाइम हो गया अपना उसके ऊपर नहीं देखा, अपना आयनिक बॉन्डिंग भी नहीं देखा, मगर हम लोग उससे भी समझ लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किस तरह होती है? अब मेरी बात समझो। अगर मैं बोलता हूँ मैंने Cl2 के दरमियान बॉन्ड निकाली, किस तरह दिखाऊंगा? हमें पता है दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब वो यूजली हमसे क्या बोलते हैं? यूजली 190% हमसे बोलते हैं कि भाई आपने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। तो हम लोग उसी के लिहाज से बात करेंगे, हम लोग कोई तीसरी बात करेंगे नहीं। हमें बोलते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, एंड वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स।
सही है। अब ये देखो, अच्छा अब मैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको बना कर दिखाता हूँ। देखो ये पहला सीएल बन गया हमारे पास, ये दूसरा सीएल बन गया। अब देखो ये दोनों ओवरलैप करेंगे आपस में क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो ये सीएल हमें पता है कि एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 7। और हमने क्या करना है, इसके आखिरी शेल को पूरा करना है। हमें पता है इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। हमने दोनों के 8 पूरे करने हैं। अब देखो लेट सपोज हम लोगों ने एक के क्रॉस से शो किए, ये क्रॉस और ये क्रॉस। सोचो इनके एक शेयर कर लिया इसने, एक क्या कर लिया, एक इसने शेयर कर लिया, और एक इधर से शेयर होगा, तो इसने कितना कर लिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। मुझे बताओ क्या इसके 8 पूरे हो गए, दोनों के 8 पूरे हो गए, बताओ। वन हो गए। 2 3 4 5 जी पूरे 6 है। 7 8, 8 पूरे हैं। एक और बड़ी एक एग्जांपल करते हैं, CH3OH। मुश्किल एग्जांपल है, बिल्कुल भी नहीं, आसान सी बात है। पहले एक कार्बन बना, हमें पता है CH3, इसका मतलब कि इसके एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा इसका मतलब एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा। अब CH3O, इसका मतलब ये O इसके साथ लगेगा। हमें पता है कि O बॉन्ड कितने, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। सिंपल सी बात है। अब हमने इसको सिर्फ पूरा करना है, ये C, ये H, ये H, ये O, ये आपका क्या बन गया, ये H और ये H। हमें पता है हाइड्रोजन के पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1। इसकी क्या पूरी होती है, इसके शेल में कितने आ सकते हैं, इसका क्यों 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या हो गया, हम लोग पहले इसके तो 2 पूरे कर देंगे, 1 2 1 2 और 1 2, इनके पूरे हो गए। बताओ कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में, उसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसने इसे दे दिया, एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया, उसके पास शेयर करने के लिए कितने बच जाएंगे, सिर्फ एक। तो अगर मुझे अब इसका 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, मुझे इसका 8 पूरे करने के लिए सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन का 1, ये पूरा हो गया। या कार्बन के 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 6। अब इसके पूरे करने के लिए हमें कितने चाहिए, हमें 8 इसके पूरे करने हैं। देखो अब ऑक्सीजन के पास 8 पूरे होने चाहिए, पहले हम हाइड्रोजन की बात पूरी कर लेते हैं। इसका डॉट और इसका क्रॉस आ गया ना, सही है, इसका डॉट और इसका क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसके पास टोटल 6, तो कितने बकाया बच गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने बकाया बचे। इसने 2 शेयर कर लिए तो कितने बच गए इसके पास, हाँ भाई कितने बच गए बकाया। 6 0। नहीं नहीं, देखो 6 टोटल थे वैलेंस शेल में, उसमें से इसने 6 नहीं, इसमें से उसने 2 जो थे वो शेयर कर लिए, 2 शेयर किए, कितने, 4 4 बच गए, एक्सीलेंट, गुड जॉब। सर टोटल 8 है ना। नहीं टोटल 8 हो सकते हैं, 8 हमने पूरे करने हैं, वैसे 6 है इसके पास सिर्फ, अभी 8 पूरे करने हैं। अब 12 शेल की बात हो रही है, अब मतलब इसके पास 6 रह गए थे, तो हम लोग उन 6 को वैसे ही लिख देते, 4 रह गए तो 4 को वैसे ही लिख देते। मुझे बताओ कि इसका 8 ऑकलेट पूरा नहीं हो गया, पूरा हो गया, इसका मतलब क्या, ये बॉन्डिंग सही बताई हमने, बॉन्डिंग सही बनाई। हमेशा याद रखना है हाइड्रोजन एक ऐसा लोता बंद है जिसके पास सिर्फ 2 पूरे करने होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के 2 पूरे करने होते हैं। हमेशा गिन लिया करना है, तो कार्बन के 10 बॉन्ड बना रहे हो, कार्बन के भाई 8 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरे करने हैं। ऑक्सीजन के 8 पूरे करने हैं, हमेशा पहले इनकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। जैसे इसकी कितनी होती है, इसकी होती है हमारे पास 2 4, इसकी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 2 6, इसकी कितनी होती है 1, एक लिख लेनी होती है। ओके, इस तरह आप शो करते हो। अगर वो बंदा वो हमें बोलता है कि लेट्स सपोज वो मुझे बोलता है कि आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन शो करना है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स शो करना है, किस तरह शो करोगे, ये वो किस तरह शो करोगे, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का पहला, अब पहला हमारे पास ये आ गया शेल, दूसरा शेल आ गया, बीच में ऑक्सीजन का क्या है, न्यूक्लियस, पहला और दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 1 2 1 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 6। इसके पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 शेल पहले शेल में पूरे, नहीं पूरे,
बताओ इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। भाईजान अच्छा मैं पूछ रहा था आपसे इसके ऑक्सीजन वाली पॉइंट की समझ में नहीं, हम बोलते हैं ऑक्सीजन की किसी इंडिविजुअल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाओ तो किस तरह बनेगी। जुनेद भाई एंड हमार भी समझ में आ गई इसकी। जी सर आ गया। जी साथ भाई। ओके अब वो आपसे इस तरह किसी भी उसकी पूछ सकते हो और आपने सिर्फ ये शो करनी है और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और वो कितने बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझेगी भाई कितने बॉन्ड बना सकता है। सही है। वैसे जनरली हमारे पास अगर अगर आप नोटिस करो अपने सिलेबस में तो उसने आपको बताए हुए हैं कि आपको यूजली वो कौन से पूछेगा। उसने आपसे पूछे हुए हैं तो यूजली वो उन्हीं में से पूछता है। हो सकता है वो कभी बाहर से पूछ ले, हो सकता है कभी मगर वैसे यूजली जाके सिलेबस में अगर आप उनको सिर्फ बना दो एक बारी तो आपका यूजली काम हो जाता है। मगर ऑफ कोर्स कोई दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। और कि ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस से वही आ जाए, कोई बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बने तो उनको समझने के लिए ये नहीं कि सिर्फ यही आएंगे, क्लेवर भी आते हैं मगर बनाने के लिए यूजली इन्हीं में से आते हैं। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए अच्छा खासा आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें। सही है। वैसे मैंने आपको बनाकर दिखा दी कि आप किस तरह इसकी बॉन्डिंग शो करते हो। अब आप एक बारी हम लोग आयनिक कंपाउंड की देख लेते हैं फिर हम लोग इंशाल्लाह बस कर लेंगे। नहीं ऐसा करते हैं आयनिक की कल कर लेंगे, बाकी हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आयनिक की किस तरह होती है, आयनिक बॉन्डिंग किस तरह होती है। वैसे ये आती नहीं है, बहुत कम आती है। इसका सिर्फ मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ किस तरह होती है। देखो अब हमारे पास होती है जैसे कि Na+Cl2, ये आपके पास आ जाता है NaCl। अभी किस तरह होता है देखो, हमारे पास एक सोडियम का आयन होता है, एक सोडियम का आयन होता है। अब ये सोडियम +1 होता है हमारे पास, एक सोडियम का आयन, एक सोडियम होता है और एक होता है क्लोरीन। अब इधर हम लोग ऐसा करते हैं 2 क्लोरीन कर देते हैं, 2 क्लोरीन कर देते हैं अपना ये। नहीं यार 2 सोडियम है 2 देखो ये Cl2। अभी देखो अब क्योंकि Cl2 है तो एक सोडियम के राइट साइड पे आ जाएगा, एक सोडियम के राइट साइड पे आ जाएगा और एक सोडियम के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब देखो इनकी अगर आप वो बनाओ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बनाओ तो इसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसके पास कितने होते हैं, इसके पास भी 7 होते हैं, 7 होते हैं। और इसके पास कितने होते हैं, इसके पास होता है 1। अब अगर लेट्स सपोज इनका ऑक्लेट पूरा करें तो क्या करेंगे, सोडियम एक लूज कर देगा तो इसका शेल पूरा हो जाएगा। ये दोनों एक एक गेन कर लेंगे तो इनका शेल पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 2 सोडियम। अब क्या होगा, एक सोडियम का इधर चला जाएगा और एक सोडियम का इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या होगा, इस क्लोरीन पे भी क्या हो जाएगा, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे ना, तो इस क्लोरीन दोनों क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि उन्होंने एक एक गेन किया है तो इन पे आ जाएगा -1 का चार्ज। और आपके पास जो सोडियम है उस पे क्या आ जाएगा चार्ज, सोडियम पे, क्योंकि उसने अपने वो नाम है एक दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। सही है। इसमें कोई मसले वाली बात, इसमें कोई मसले वाली बात, ये यूजली आती नहीं है, बहुत मैंने बहुत ही सालों में देखी हुई एक बारी, मगर यूजली इसका यही लॉजिक होता है। सही है। तो ये लूज कर जाएगा, इस पे पॉजिटिव का चार्ज और इस पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। कोई मसले वाली बात है सब में से। ओके नहीं। ये आयनिक बॉन्डिंग होती है, ये पहला स्टेप होता है, ये दूसरा स्टेप होता है और आपने यूजली सीधा करनी होती है। इससे आपका आयनिक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग के सारे टॉपिक जो है डेट आर कंप्लीटेड। सिंपल एटम्स के लिए भी मैंने इधर बात कर दी, अपना सिंपल एटम्स के लिए भी बात कर दी मैंने इधर। सही है। अच्छा इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना, क्या करना था हमने,